अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस रेस्पिरेटरी पीडियाट्रिक्स इज़ अबाउट द एस्थमा। इसको मेडिसिन में हमने देख लिया है, यहाँ से हम जस्ट जो है गो थ्रू करेंगे। सो पास हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा है 6 ईयर ओल्ड बॉय की। उसके बाप को भी जो है क्रोनिक राइनाइटिस था, कफ एंड वीजिंग हो रही है उसको, और इसका जो अटैक है इट इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय इन्फेक्शन, एक्सरसाइज, इमोशन, कोल्ड वेदर। सिम्टम्स जो हैं वो बहुत दफ़ा आते हैं एक हफ्ते के अंदर। सो दिस इज़ एस्थमा। डेफिनेशन क्या है कि रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है लार्ज एंड स्मॉल एयरवेज की ड्यू टू हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। एपिडेमियोलॉजी क्या है कि कॉमन जो है क्रॉनिक लंग डिजीज़ जो होती है उसमें ये आती है। उसके बाद ये है कि यंग चिल्ड्रन में अगर हो तो इसमें यह है कि मोस्ट प्रोन टू वायरल इन्फेक्शंस, कोल्ड्स उसकी वजह से होती है। और उसके बाद इसके ट्रिगर्स कौन से होते हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इरिटेंट्स, एक्सरसाइज, इनहेल्ड डस्ट माइट, एलर्जेंस, वेदर, स्ट्रेस, एस्पाइरिन, गर्ड एंड साइनोसाइटिस। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? पॉवर्टी, स्मॉल होम साइज, लार्ज फैमिली साइज, एलर्जिक एक्सपोजर और फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन द चाइल्डहुड। टाइप्स क्या होती हैं इसकी? रिकरेंट वीजिंग होती है इसमें अर्ली चाइल्डहुड में जो आती है। क्रॉनिक एस्थमा में क्या होता है? एलर्जी के साथ एसोसिएटेड होती है और ये लेटर तक जाती है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसमें? मेन जो काम होता है दैट इज़ ब्रोंकोस्पैज्म। इसको हमें रिलीव करना होता है बाय गिविंग डिफरेंट मेडिकेशंस। म्यूकस की प्रोडक्शन होती है, एडिमा इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे आ जाते हैं। और एपिथेलियल और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होते हैं, एपिथेलियल सेल्स की डिस्क्वेमेशन होती है। अब एक्सपायरेशन के दौरान जो है ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ट्रैपिंग हो जाती है एयर की, तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। हाइपोक्सिया होता है। एलर्जिक टाइप होती है इसकी, जिसमें हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है, IgE लेवल्स होते हैं, मैस्ट सेल्स एसोसिएटेड IgE होता है। और उसके अंदर से क्या होते हैं? हिस्टामीन, ल्यूकोट्रीन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स निकलते हैं जो कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, म्यूकोजा की एडिमा करवाते हैं और इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं। अब इसमें दो तरह के होते हैं, अर्ली होते हैं, लेट होते हैं। अर्ली में क्या होता है? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है और इसको हम ट्रीट करते हैं बाय बीटा एगनिस्ट और मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। और लेट फेज जो होता है, जो बाद में जाके होता है, उसमें एयर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है, इओसिनोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होती है। और जो अर्ली था उसको हमने बीटा एगनिस्ट के साथ ट्रीट किया था और लेट फेज को हम स्टेरॉइड्स के साथ ट्रीट करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? वीजिंग होगी, नाइट कफ होगी, एक्सपायरेटरी फेज जो है वो बढ़ जाएगी, सेंट्रल साइनोसिस हमें मिल सकती है, टेकीकार्डिया मिल सकता है। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं अस्थमा का? सबसे पहले तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जिसमें फैमिली हिस्ट्री होगी, अस्थमा की एलर्जिक हिस्ट्री होगी, अटैक आते रहते हैं और मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद, हफ्ते के अंदर, महीनों के अंदर, साल के अंदर, और इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा जो है डायग्नोसिस हम इसका कैसे करेंगे फर्दर, कि हम CBC करवाएंगे तो हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी, इओसिनोफिलिया मिलेगा, IgE लेवल रेज्ड मिलेगा और IgE के लेवल से ही हम डिज़ीज़ की सिवेरिटी को असेस करते हैं। फिर स्पूटम जो होता है उसमें भी हमें इओसिनोफिलिया मिल सकता है। चेस्ट एक्सरे जो होता है उसमें हमें हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मिलते हैं, डायफ्राम फ्लैटनिंग मिलती है, हॉरिजॉन्टल रिब्स मिलते हैं और हार्ट जो होता है वो नैरो इलोंगेटेड हो जाता है। फिर हम क्या करवाते हैं? ABGs करवाते हैं। उसके बाद रास्ट से टेस्ट होता है जो कि एक्चुअली जो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, उनको जो है ना असेस करता है। फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, उसमें हम जो है वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, इन सबको देखते हैं। DDs क्या हो सकते हैं? ब्रोंकाइटिस हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकता है, TB हो सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है और कार्डिक एस्थमा हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं कि इसमें न्यूमोथोरक्स हो सकता है, न्यूमोमेडिस्टाइनम हो सकता है। मैनेजमेंट हम एक्यूट अटैक की कैसे करेंगे और क्रॉनिक की कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। एक्यूट अटैक में देखें, अभी अटैक आया हुआ है तो हमने क्या करना है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को रिलीव करना है और ऑक्सीजन वगैरह की जो है ना मॉनिटरिंग वगैरह करके उसको स्टेबल करना है। तो एक्यूट अटैक में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं बाय द मास्क। उसके बाद जो है हम जो है वो देते हैं, जो मेन स्टे होता है वो इसका सॉल्ब्यूटामोल नेबुलाइज्ड फॉर्म में देते हैं। दिस इज़ MCQ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। देन एड्रीनालीन होता है।
अब इन दोनों का साइड इफ़ेक्ट्स ये होता है नेबुलाइज्ड साल्बुटामोल और एड्रेनालिन का कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं और एरिथमियास करवाते हैं। इस वजह से हम फिर क्या करते हैं कि उसकी जगह पे ट्रब्यूटालिन देते हैं जो कि ज़्यादा सिलेक्टिव होता है और हार्ट के साइड इफ़ेक्ट्स इसमें कम होते हैं। नेक्स्ट इज़ एमाइनोफाइलिन हम देते होते हैं, ये भी जो है वो हेल्पफुल होता है इसके अलावा, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी तो हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे। एडिक्वेट हाइड्रेशन करेंगे जिसमें नॉर्मल सलाइन देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं इफ़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, वेंटिलेटरी सपोर्ट देते हैं। तो एक्यूट मैनेजमेंट में हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन दी, हमने सल्ब्यूटामोल नेबुलाइज्ड फॉर्म में दिया, हमने उसको जो है वो उसको जो है एपिनेफ्रीन दी, जो है एड्रेनालिन दी। लेकिन इन दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे तो हम ट्रब्यूटालिन से दे सकते हैं विच इज़ सेलेक्टिव, अमाइनोफाइलिन दे सकते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, एंटीबायोटिक्स और वेंटिलेटरी सपोर्ट। तो ये हमारी एक्यूट मैनेजमेंट थी। क्रॉनिक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट की मैनेजमेंट पेशेंट की एजुकेशन करते हैं, उसको बताते हैं कि जो आपने इन्हेलर्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है। मीटर डोज इन्हेलर्स होते हैं, उनका एक तरीका होता है यूज़ करने का, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या किया, इन्हेलर जो है उसकी कैप रिमूव करते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से शेक करना है, उसके बाद पूरी तरह एक्सहेल कर लेना है। एक्सहेल करने के बाद हमने क्या किया कि इन्हेलर को अंदर रखा और फिर इंस्पायरेशन की, जितना कर सकते हैं उतना। तो जितनी इंस्पायरेशन करेंगे साथ ही अपने पफ को दबा देना होता है, तो वो सारा जो अंदर होता है वो उसके अंदर आ जाता है और इस तरह से इन्हेल कर लेते हैं। सो इन्हेलर का बताना है कि कैसे यूज़ करना है पेशेंट को। उसके बाद हमने उसको सेल्फ मैनेजमेंट बतानी है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स बताने हैं कि आपने एलर्जेन को कैसे अवॉइड करना है, जो ड्रग्स वो यूज़ कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। और इसके बाद अगर उसको बताना है कि ये सिम्टम्स आएंगे तो आपने क्या करना है, हॉस्पिटल आना है या क्या करना है। उसके बाद क्या करना है, असेसमेंट और मॉनिटरिंग करनी है अस्थमा की, और जो ट्रिगर्स हैं उनके अवॉइडेंस करनी है। उसके बाद हमने प्लान्स करने हैं फॉर द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी एंड मैनेजिंग द एक्सरबेशंस। तो इसमें हमारे जो काम आएंगे क्रॉनिकली जो अस्थमा में है वो ऐसे होंगे, ड्रग्स लाइक मैस्टल को स्टेबलाइज कर लेंगे, हिस्टामीन को ख़त्म कर देंगे, ल्यूकोट्रीन एंटेगनिस्ट हम इसमें देंगे या लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगनिस्ट देंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है वी हैव दीज क्रोमोलाइन एंड नीडोक्रोमिल, ये हम देते होते हैं। उसके बाद हमारी आती है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो आती है ना ओरल फॉर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, उनको हम अवॉइड करते हैं। इनहेल्ड जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं फॉर द क्रॉनिक एस्थमा। उसके बाद बीटा एगनिस्ट होते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग हम दे सकते हैं साल्ब्यूटामोल की फॉर्म में, या लॉन्ग एक्टिंग दे सकते हैं साबा या लाबा। थियोफाइलिन देंगे, एंटीकोलिनर्जिक एगनिस्ट देंगे और एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स हैं। उसके बाद ल्यूकोट्रीन एंटेगनिस्ट हैं जिसमें वी हैव द ज़ाइलोटॉन वगैरह, ज़ाफिरग्लूकास्ट हो गए, और एंटीबॉडीज़ देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। फिर एक चीज़ होती है स्टेटस एरिथमेटिकस, एस्थमेटिकस। इसमें क्या होता है कि जो है ना बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ पेशेंट आता है और हम उसको सिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स भी दे रहे होते हैं, फिर भी उसकी जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है वो ठीक नहीं हो रही होती। तो इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस जिसमें क्या होता है, सीवियर एस्थमा होता है जो कि ड्रग से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा होता। इसको हमने आईसीयू में लेके जाना होता है, उसकी कंडीशन को केयरफुली देखना होता है, उसकी सीबीसी करवाना होता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने होते हैं, एबीजीज करवाने होते हैं, उसका कार्डियक स्टेटस जो है उसको मॉनिटर करना होता है। सबसे पहले जो मेन हमारा है एम, मतलब पहला जो हमारा स्टेप होगा दैट इज़ इंट्यूबेशन, उसको ऑक्सीजन देंगे। उसके बाद जो है अगर वो स्टेरॉयड थेरेपी पहले से ले रहा था तो हमने उसको स्टेरॉइड्स देने हैं, अगर वो नहीं ले रहा था तो फिर हमने सल्ब्यूटामोल से स्टार्ट करना है। उसकी नेबुलाइजेशन करवाने के बाद सल्ब्यूटामोल के साथ हमने इप्राट्रोपियम देना है, फिर हमने जो है वो अमाइनोफाइलिन देनी है, उसके बाद एडिक्वेट हाइड्रेशन करनी है और उसके बाद स्टेरॉइड्स की तरफ जाना है। सो ये स्टेप वाइज होता है, सबसे पहले सल्ब्यूटामोल, फिर उसके साथ इप्राट्रोपियम, फिर अमाइनोफाइलिन, फिर एडिक्वेट हाइड्रेशन और फिर स्टेरॉइड्स, और एंड पे अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया तो उसके केस में हमने मैकेनिकल वेंटिलेशन करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एस्थमा। अब इसके हम यूक्यूज़ देख लेते हैं। एस्थमा के यूक्यूज़ देख लें। देखिए 4 साल का बच्चा है, वो ईयर में आ रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, राइनोरिया और कफ्स होते हैं उसको 2 दिन पहले थे, अब उसकी जो चेस्ट इन ड्रॉ हो गई है और बायलेटरल वीज़ है।
सो रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी एंड बायलेटरल बीज जो है, दिस एक्चुअली लीड्स टू, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा, हम इसके सिनेरियोज में पहले बता देती हूँ, फिर मैं इनके बताऊँगी डायग्नोसिस, स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट। 8 years old child presents with cough and breathing difficulty. एफेब्राइल चाइल्ड है, कोई उसे बुखार नहीं है, और रेस्पिरेटरी रेट उसका जो है 60 पर मिनट है। इंटरकोस्टल्स एंड सबकोस्टल रिट्रैक्शन हुई हुई है विच शोज़ द यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स। बायलेटरल रिड्यूस्ड एयर एंट्री विद फ्यू रोंकाई है। और हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन इन लास्ट ईयर विद ओरल मेडिकेशन। तो उससे जो है ना पता चल रहा है कि ये रोंकाई हमने किस में पढ़े थे, जो है ना उसमें पढ़े थे ना हमने, ब्रोंकिलाइटिस में। लेकिन वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन सच नहीं होती है, उसमें 6 मंथ्स के बच्चे मोस्टली इन्वॉल्व होते थे। तो ये चीज़ आपको इस दिमाग की तरफ लेके जाएगी। एफेब्राइल चाइल्ड है, कोई बुखार नहीं है उसको। उसके बाद देखिए 5 years ओल्ड बॉय प्रेजेंट्स इन द ईयर विद रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी फॉर 12 आवर्स। और इसको क्या हुआ है, लो ग्रेड फीवर है, माइल्ड कफ है, और हिस्ट्री है ऑफ रिकरेंट सिमिलर एपिसोड सिंस इन्फेंसी। मतलब दिस इज़ समथिंग लाइक हिस्टोरिकल चीज़ ना। तो रिसेसेंस भी है, सब कॉस्टल इंटरकॉस्टल्स, बायलेटरल रोंकाई भी हैं। तो आपने रोंकाई देख के ना कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रोंकाई आपके बस बता रहे होते हैं कि जो है ना ब्रोंकल्स, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकियल लेवल्स जो है ना वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो हिस्ट्री है ना, कि हिस्ट्री ऑफ सिमिलर एपिसोड्स पहले वाली, तो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग जो आपको एज़मा की तरफ लेके जाएगी। उसके बाद ये वाली 9 साल का बच्चा है और उसको भी कफ है, डिस्निया, रेस्टलेसनेस, स्वेटिंग है, और इसमें जो है चेस्ट हाइपर इन्फ्लेटेड विद रिड्यूस्ड मूवमेंट एंड हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है और एयर की ना अंदर, और उसके बाद एक्सपायरेटरी रोंकाएँ हैं। सो ये चीज़ आ जाती है। 9 साल का बच्चा है। चार साल की एक लड़की है, वो भी इमरजेंसी में आई है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ और हिस्ट्री ऑफ सिमिलर प्रेजेंटेशन इन पास्ट। और उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशंस भी उसकी बहुत दफ़ा हो चुकी हैं, और सबकोस्टल रिसेशंस हैं, बायलेटरल रिड्यूस्ड एयर एंट्री है, और पैलर है, क्लबिंग है, साइनोसिस, एडिमा, कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। भी सारी ना चीज़ें, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि रिड्यूस्ड एयर एंट्री, और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ पास्ट एपिसोड्स। दिस इज़ एक्चुअली लीडिंग यू टू द एस्थमा। ऊपर वाला भी देखें इमरजेंसी में है और कंप्लेंट सिमिलर हैं पहले वाली, तो इस वजह से। और यहाँ पे भी हिस्ट्री ऑफ नाइट कफ, वीजिंग, इमरजेंसी में अब इन सब चीज़ों के साथ आई है, तो दिस इज़ लीडिंग यू टू द एस्थमा। तो एस्थमा में हमेशा ना हिस्ट्री दी होगी किसी चीज़ की। सो डायग्नोसिस क्या होगा इसका, एस्थमा। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट इन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में जो एक्यूट अटैक आता है ना, वो हमारा होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसके बाद नेबुलाइजेशन करते हैं विद साल्ब्यूटामोल, देन एड्रीनालीन, देन टर्ब्यूटालीन, एमाइनोफाइलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एडिक्वेट हाइड्रेशन, एंटीबायोटिक्स, देन वेंटिलेटरी सपोर्ट। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट अगर पूछी जाए तो उसमें आप बताएंगे क्रोमोलाइन, नीडोक्रोमिल, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, बीटा 2 एगनिस्ट, साबा एंड लाबा। उसके बाद थियोफाइलिन, इप्राट्रोपियम जो कि एंटी कोलिनर्जिक है, और मोंटेल्यूकास, साफिलुकास जो कि ल्यूकेट्रिन एंटेगनिस्ट हैं, और ज़ाइलोटॉन विच इज़ लाइपोक्सिनेज इनहिबिटर्स। स्टेटस एरिथमेटिकस की अगर मैनेजमेंट आ जाती है तो उसमें आप लिखेंगे कि एडमिट करेंगे आईसीयू में, एबीजीज लेंगे, सीबीसी करवाएंगे, कार्डियक स्टेटस मॉनिटर करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, ऑक्सीजन इनहेलेशन करवाएंगे, स्टेप वाइज अप्रोच करेंगे। सबसे पहले सल्ब्यूटामोल की नेबुलाइजेशन, फिर सल्ब्यूटामोल को इप्राट्रोपियम के साथ कंबाइन करके देंगे, उसके बाद अमाइनोफाइलिन की इन्फ्यूजन करेंगे, एडिक्वेट हाइड्रेशन या ऑरल स्टेरॉइड्स, और फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो इमरजेंसी में मैंने आपको बता दिया कि आपने एक्यूट अटैक में क्या करना है और लॉन्ग टर्म में क्या करना है। इसमें भी इमरजेंसी का ही पूछा हुआ है, वो हमने डिस्कस कर लिया। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट में आप बता देंगे कि एक्यूट में क्या करेंगे। अगर सिंपली स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट बताया ना, तो वो आप सिनेरियो के बेसिस पे करोगे कि वो एक्यूट का पूछ रहे हैं, क्रॉनिक का, या ज़्यादातर एक्यूट का ही पूछा जाता है। राइट डाउन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस इन दिस केस। तो इन्वेस्टिगेशंस हमारी क्या होती हैं, चेस्ट एक्सरे होता है, और जो है एबीजीज होते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद 2 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो इसकी हो सकती हैं,
दैट इज़ न्यूमोथोरक्स एंड न्यूमोमेडिस्टाइनम, एंड प्यूबर्टल जो है ना ग्रोथ वो फेलियर हो जाती है और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ दिस चाइल्ड वो मैंने बता दिया। डायग्नोसिस, स्टेप्स ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में इन्वेस्टिगेशंस और वो चीज़ें मिला के लिख देंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्लिनिकल, फिर ब्लड एग्जामिनेशन, CBC, IgE का लेवल चेक करेंगे, यूजिनोफिल्स का और ल्यूकोसाइट्स का, फिर चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, उसके बाद PFTs करवाएंगे, ABGs करवाएंगे, रास टेस्ट कराएंगे, स्किन टेस्ट करवाएंगे, जिसमें नीचे भी आपका डायग्नोसिस और स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे हुए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर रेस्पिरेटरी पीडियाट्रिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसके साथ हमने सारे UQs भी डिस्कस कर लिए हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।